हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में प्लेटलेट्स एक्टिवेशन की स्टेजेस एक्सप्लेन किया था और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनल स्टेज की, यानी कि स्टेज 3 की, जहाँ पे हमारा फाइनली ब्लड कोगुलेट होकर ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो स्टेज 3 है ना, ये फर्दर सब डिवाइडेड है 3 स्टेजेस में मोर, तो जिसको आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। मैं आपको काफ़ी ईजी वे में इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो आप कंप्लीट वीडियो वॉच करें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली किसी भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंच जाए। और अगर अभी तक आपने प्लेटलेट्स नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ सबसे पहले तो आप मेरे चैनल में प्लेटलेट्स जाके पढ़ के आएँ, तभी आपको ये नेक्स्ट स्टेजेस जो है वो समझ में आने वाली है। ओके, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोगुलेशन ऑफ ब्लड क्या होता है, यानी कि ब्लड क्लॉट जो होता है उसे उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ब्लड अपनी फ्लूइडिटी को लूज़ करता है और वो जेल जैसा बन जाता है। ठीक है, और उसी को हम लोग ब्लड क्लॉट कहते हैं। अब ब्लड क्लॉटिंग जो है, यानी कि फाइनल स्टेज ब्लड कोगुलेशन की, उसमें फाइनली 3 स्टेजेस फर्दर मोर होते हैं और यहाँ पे एंजाइम्स का एक्टिवेशन होता है। एंजाइम्स फर्दर हमारे फैक्टर्स को एक्टिवेट करते हैं। मैंने आपको पहले से ही फैक्टर्स बताए थे, वो हमारे पास 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने क्लॉटिंग फैक्टर्स आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब इन क्लॉटिंग फैक्टर्स का एक्टिवेशन होना बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे ब्लड क्लॉट को बनने के लिए। और ये कैसे एक्टिवेट होते हैं, साथ ही इनमें क्या क्या एंजाइम जो है नेसेसरी होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ब्लड क्लॉट को फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए स्टेजेस स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट स्टेज फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड क्लॉट बनने के लिए हमारे जो फर्दर 3 स्टेजेस है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। सो फर्स्ट स्टेज जो होता है स्टेज 1, उसमें प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब आप ऐसे समझो कि स्टेज 1 में क्या हो रहा है, एक सब्सटेंस बन रहा है जिसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनेगा तभी ये प्रोथ्रोम्बिन जो है उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होना जरूरी है, तभी हमारा ब्लड क्लॉट की जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगी। तो जो थ्रोम्बिन होता है ना स्टूडेंट्स, वो हमारा स्टेज 2 में कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेज में हमारा क्या हो रहा है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन रहा है। सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा है, प्रोथ्रोम्बिन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है थ्रोम्बिन में। और थर्ड स्टेज जो होती है, जो हमारी फाइनल स्टेज है, उसमें हमारा ब्लड क्लॉट फाइनली तैयार हो जाएगा। तो स्टेज 1 में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर फॉर्मेशन, देखो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन होना सबसे ज़रूरी है। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है ना, वो 2 तरीके से बनेगा, या तो इंट्रिंसिक पाथवे से बनेगा या तो वो एक्सट्रिंसिक पाथवे से बनेगा। ठीक है, होता है ना कि अगर मान लो आपको कहीं पे जाना है, ठीक है, और वहाँ जाने के 2 रास्ते हैं। ठीक है, एक होता है कि एक अंदर अंदर वाला रास्ता है, हम लोग बोलते हैं ना कि एक अंदर अंदर वाला रास्ता है, और एक जो होता है जो कि मेन रोड से होकर गुजरता है। ठीक है, एक जो है नैरो गलियों से गुजर के आपका रोड जाता है, ठीक है, अंदर ही अंदर, और एक जो होता है बाहर से मेन पाथवे से। तो वैसे ही समझ लो कि 2 पाथ हैं हमारे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को बनने के लिए। एक होता है जो इंट्रिंसिक है, यानी कि जो अंदर वाला रास्ता है, इस एग्जाम्पल से समझो, और एक है एक्सट्रिंसिक जो कि बाहर वाला है। तो इंट्रिंसिक पाथवे क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। जब भी हमारा ब्लड वेसल्स रप्चर होता है, ठीक है, तो कोलेजन एक्सपोज हो जाते हैं। उसके बाद रप्चर ब्लड वेसल जो होते हैं, उनमें हमारा क्या आता है, कांटेक्ट करता है वो फैक्टर 12 के साथ। और फैक्टर 12 क्या है, हमारा हैगेमैन फैक्टर है। ठीक है, उससे कांटेक्ट में आएगा एक्टिवेटेड फैक्टर 12। अब क्या हुआ, उसके बाद जो हमारा फैक्टर 12 होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। याद रहे कि इन सारे प्रोसेस में इंजाइम्स जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे इंजाइम्स जो है वो भी हेल्प करते हैं। अब देखो यहाँ पे बच्चों, फैक्टर 12 एक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब जब फैक्टर 12 एक्टिवेट हो गया तो अब ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा फैक्टर जो 11 है उसको एक्टिव फॉर्म में। मतलब एक तरीके से समझो कि सबसे पहले ये खुद एक्टिवेट हुआ फैक्टर 12, ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा, ये दूसरे को एक्टिवेट करेगा। ऐसा समझ लो कि कोई अगर सोया है, फैमिली मेम्बर्स, मान लो एक घर है जहाँ पे 8 फैमिली मेम्बर्स रहते हैं और सबके सब सो गए हैं। फिर हेड ऑफ फैमिली जगा और उन लोगों को कहीं घूमने जाना है, तो हेड ऑफ फैमिली ने सबसे पहले एक फैमिली मेम्बर को जगाया, फिर उसने दूसरे फैमिली मेम्बर को जगाया, फिर उसने तीसरे को जगाया। मतलब ऐसा नहीं, तो चैन जैसा बन गया है। तो इस एग्जाम्पल समझो, काफ़ी ईजी लगेगा आपको। तो वैसे ही क्या हुआ, फैक्टर 12 वो सबसे पहले एक्टिवेट हुआ, फिर ये फैक्टर 12 जो है वो एक्टिवेट होके जो फैक्टर 11 होगा उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। फिर ये जो फैक्टर 11 है वो फैक्टर 9 को एक्टिवेट करेगा। याद रखें, फैक्टर 11 ने
10 को एक्टिवेट नहीं किया, सीधे जंप करके पहले फैक्टर 9 को एक्टिवेट किया, और साथ में इसको एक्टिवेट करने के लिए कैल्शियम का होना जरूरी है। फिर जो एक्टिवेटेड फैक्टर हमारा 9 है, अब वो किसको एक्टिवेट करेगा, फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। और इसमें भी कैल्शियम का होना जरूरी है और फैक्टर 8 का होना जरूरी है इसको एक्टिवेट करने के लिए। 10 को एक्टिवेट करने के लिए कैल्शियम और फैक्टर 8 का भी होना जरूरी है। When platelet contact with collagen of damaged blood vessels activate and release phospholipids। अब जब भी प्लेटलेट जो होते हैं ना, वो डैमेज कोलेजन से जब भी टकराते हैं तो वहां से वो एक्टिवेट होके फॉस्फोलिपिड्स रिलीज करवाते हैं। अब हमने क्या देखा, यहाँ पे प्लेटलेट जो है ब्लड वेसल से कांटेक्ट किया और फॉस्फोलिपिड रिलीज किया, और यहाँ पे साथ ही फैक्टर्स ने क्या किया, फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर दिया। अब क्या होगा, ये जो एक्टिवेटेड फैक्टर 10 होगा वो प्लेटलेट के जो फॉस्फोलिपिड है उससे रिएक्ट करेगा एंड फैक्टर 5 के साथ और फॉर्म कर देगा प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। इसके लिए कैल्शियम का होना जरूरी है। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, फाइनली हमारा जो हमें चाहिए था मटेरियल वो बनके तैयार हो गया है हमारे स्टेज 1 में, ठीक है। अब इसके बाद स्टेज 1 में ये बना, लेकिन ये अभी याद है कि इंट्रिंसिक पाथवे से बना है। एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या है, ये इसमें टिश्यू जो है डैमेज होता है और रिलीज करेगा फैक्टर 3, जिसके अंदर पहले से ही रेडीमेड फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स रहते हैं। फॉस्फोलिपिड जो होता है फैक्टर 3 का, अब ये डायरेक्टली फैक्टर 10 को कन्वर्ट कर देगा एक्टिव फॉर्म में एंड प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 7। एक्टिवेटेड फैक्टर 10 रिएक्ट करेगा फैक्टर 5 के साथ एंड फॉस्फोलिपिड के साथ और फॉर्म करेगा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ठीक है। तो दोनों जगह प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन चुका है और दोनों को ही बनने के लिए कैल्शियम आयंस की जरूरत पड़ती है। सो यहाँ पे हमारा स्टेज 1 कंप्लीट होता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक पाथवे से। नेक्स्ट पाथवे होता है स्टूडेंट्स हमारा स्टेज 2, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोथ्रोम्बिन, अब देखो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन गया, अब ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा स्टेज 2 में। अब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कन्वर्ट करेगा प्रोथ्रोम्बिन को इनटू द थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। वंस फॉर्म थ्रोम्बिन इनिशिएट फॉर्मेशन ऑफ मोर थ्रोम्बिन। एक बार अगर थ्रोम्बिन बन गया ना प्रोथ्रोम्बिन से, तो वो और ज्यादा थ्रोम्बिन बनाएगा, फीडबैक मैकेनिज्म से एक्सलेट करेगा थ्रोम्बिन के एक्टिवेशन को, ठीक है। तो ये स्टेज 2 काफी इजी थी। स्टेज 1 में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना, स्टेज 2 में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया। अब बढ़ते हैं स्टेज 3 की ओर। सो स्टूडेंट्स, जो स्टेज 3 है ना, उसमें कन्वर्जन होता है फाइब्रिनोजेन का फाइब्रिन में, ठीक है। थ्रोम्बिन अब क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन को एक्टिवेटेड फाइब्रिनोजेन में, जिसको हम लोग फाइब्रिन मोनोमर कहते हैं। थ्रोम्बिन क्यों इंपॉर्टेंट है बनना, आपने देख लिया ना, क्योंकि थ्रोम्बिन ही कन्वर्ट कर सकता है फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में, ठीक है। उसके बाद फाइब्रिन मोनोमर, जो फाइब्रिन मोनोमर रहेगा वो पॉलीमराइज करेगा और भी मोनोमर मॉलिक्यूल्स को और एक धागा जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा फाइब्रिन, ठीक है। एक लूज फाइब्रिन स्ट्रैंड्स बनाएगा। Later, these loose strands are modified into dense and tight fibrin threads by factor 13. ठीक है, in the presence of calcium ions, all the tight fibrin threads are aggregated to form meshwork of stable clot। यानी कि बहुत सारे ऐसे धागे धागे जैसे मिलेंगे और फाइनली या तो लूज रहेंगे, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल टाइटली फॉर्म हो जाएंगे और ये फाइनली आपका जो है ये ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपका ब्लड क्लॉट जो है वो बन के रेडी है। पहले ये लूज था, फिर उसके बाद ये फैक्टर 13 की वजह से कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में ये ब्लड क्लॉट जो है वो बिल्कुल जो है टाइट फाइब्रिन थ्रेड से बन के एग्रीगेट हो गया और स्टेबल क्लॉट यहाँ पे इसने बना लिया। तो यहाँ पे हमने ब्लड कोगुलेशन की तीनों स्टेज कवर कर ली है, ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कोगुलेशन ऑफ ब्लड में 3 प्रोसेस होता है स्टेज 1 में, जहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन होता है। 2 पाथवे से होता है, या तो इंट्रिंसिक पाथवे से या तो एक्सट्रिंसिक पाथवे से। दोनों ही क्या बनाती है हमारी प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर स्टेज 1 में। स्टेज 2 में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना था वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा आता है स्टेज 3। स्टेज 3 में क्या हो रहा है, फाइब्रिनोजन जो है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो रहा है। तो थ्रोम्बिन जो है वो इनएक्टिव, पहले इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को एक्टिव बनाएगा, उसके बाद उसको एक्टिवेटेड फाइब्रिनोजन जो होता है उसको फाइब्रिन मोनोमर कहते हैं और वो पॉलीमराइज होकर हमारा फाइनली स्टेबल क्लॉट बनाते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और जो भी टॉपिक्स स्टूडेंट्स आपको समझ में नहीं आता है वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।